2023 राजस्थान का चुनावी साल, दावेदारियों की एक लंबी दौड़, और इस दौड़ और होड़ में लगे हुए तमाम चेहरे हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, हमने आप तक राजसमंद के जो 4 विधानसभा क्षेत्र है उसमें से नाथद्वारा से तमाम भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पहुंचाए, हमने आपके कुंभलगढ़ के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के चेहरे पहुंचाए, भीम तक भी हम पहुंचे और वहाँ के भी तमाम दावेदारों को आप तक लेकर आए। और आज बारी है जिला मुख्यालय की। जी हाँ, राजसमंद विधानसभा आप पहुँचे हैं और यहाँ से भी दावेदारियों के चेहरे, दावेदारियों की ये दौड़ आप तक पहुँचाएंगे। और दौड़ की शुरुआत करते हैं कांग्रेस से। जी हाँ, कांग्रेस के लिए राजसमंद विधानसभा कुछ ऐसा लगता है कि राजसमंद विधानसभा और कांग्रेस में ज़्यादा बनती नहीं है बीते कुछ 4 या 5 चुनाव से। और ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लगातार यहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है, लगातार यहाँ कांग्रेस चुनाव हार रही है, और कुछ हार के अंतर तो बड़े ही क्या कहते हैं आश्चर्यचकित कर देने वाले होते हैं। तो अब देखिए, चुनावी समर तैयार है, चुनावी रण पुनः एक बार सज रहा है। दिसंबर 2023 का सभी दावेदार इंतज़ार कर रहे हैं, और यह भी देखने वाली बात होगी कि इस बार के इस चुनावी समर में कांग्रेस से कौन दावेदार प्रत्याशी तक की इस यात्रा को पूरी करता है। कुछ नाम हम बटोर कर लाए हैं, कुछ नाम हम जुटा कर लाए हैं। उस कुछ नामों में अनुभवी चेहरे भी हैं जो पूर्व में चुनाव लड़ चुके हैं, कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो अभी वर्तमान में कुछ पदों पर हैं, कुछ ऐसे नाम भी हैं जो पहले किसी पद पर थे मगर अभी चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, तो शायद कुछ अप्रत्याशित भी निकल कर आ जाए। जी हाँ, और इस दावेदारों की इस सूची को शुरू करते हैं एक ऐसे नाम के साथ जिसे अगर मैं कहूं कि राजसमंद की कांग्रेस की राजनीति, राजसमंद विधानसभा की कांग्रेस की राजनीति का सबसे अनुभवी चेहरा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 2 बार यहां से विधानसभा के चुनाव लड़ चुके हैं, बड़े ही वरिष्ठ नेता हैं और वर्तमान में पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि उनका कद कितना बड़ा है पार्टी में, और नाम होता है हरि सिंह राठौड़। राजनीतिक परिवार से आते हैं, और एक ऐसे राजनीतिक परिवार से आते हैं जिसका राजनीति में वर्चस्व लंबे समय से है। केलवा क्षेत्र से आते हैं, और थोड़ा सा जो मैं आपको इतिहास अगर यहाँ का बताऊं तो भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगातार चुनाव जीत रही है, मगर 2008 में यहाँ से किरण माहेश्वरी ने अपनी भारतीय जनता पार्टी के विधायक के तौर में यात्रा शुरू की, और उस यात्रा का जो पहला दौर था, जो पहली परीक्षा थी, उस परीक्षा में भारतीय जनता पार्टी से किरण माहेश्वरी थी और कांग्रेस से हरि सिंह राठौड़ थे। 2008 का ये चुनाव बड़ा ही रोचक चुनाव था। 5000 लोग वोटों के आसपास का एक मतांतर रहा, किरण माहेश्वरी जीत जाती है। 2013 में पुनः कांग्रेस हरि सिंह राठौड़ पर दाव खेलती है, इस बार अंतर बढ़ जाता है। ये 2 चुनाव हरि सिंह राठौड़ ने कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर लड़े, उसके बाद उन्होंने कभी चुनाव लड़ने में अपनी इतनी इच्छा जताई नहीं। वर्तमान में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष के इस पद के नाते सक्रिय भी हैं, मगर चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये बातें, ये पत्ते कहते हैं ना, अनुभवी लोग खुलकर खोलते नहीं हैं। हालांकि जहाँ जहाँ कहीं बैठते हैं, दावेदारों की चर्चाएं चलती है, हम भी कभी कभार पूछ लेते हैं कि बताइए आपकी पार्टी से राजसमंद विधानसभा कौन लड़ेगा। वो 2 4 5 नाम भी बताते हैं, और जब उनके नाम के लिए पूछा जाता है तो बड़ी मुस्कुराहट के साथ कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं आपको भी बता देता हूँ मैं दावेदार नहीं हूँ, और जो कांग्रेस के दावेदार हैं मैं उनको भी बता देता हूँ मैं दावेदार नहीं हूँ। मगर राजनीति इतनी आसान होती नहीं है ना, और अनुभवी लोग तो अपने पन्ने कहना इतना आसानी से किसी को पढ़ने नहीं देते हैं। तो ये जो सूची का पहला नाम है हरि सिंह राठौड़, यकीनन आगे आने वाले समय में इनके नाम पर भी विचार बड़ी गंभीरता के साथ किया जाएगा। और ये वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगले नाम की तरफ चलेंगे हम, जिनके नाम के आगे पूर्व अध्यक्ष लगता है, पूर्व जिला प्रमुख भी लगता है, और पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी भी लगता है। समझ गए होंगे आप, मैं नारायण सिंह भाटी की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, कांग्रेस का एक ऐसा कद्दावर चेहरा जो यूँ कहें कि उनकी राजनीतिक यात्रा भी हरि सिंह जी के साथ साथ ही इस राजसमंद विधानसभा में चली। दोनों ही बड़े कद्दावर नाम माने जाते हैं। 2008 का भी जब जिक्र आता है तो बताया जाता है कि नारायण सिंह भाटी भी उस वक्त उस दौड़ में थे। हालांकि 2008 की वो दौड़ उनके लिए सफल नहीं हुई, मगर 2018, उस 8 से 10 साल बाद 18 में वो कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े सामने भारतीय जनता पार्टी से किरण माहेश्वरी, और एक बड़ा अंतर किरण माहेश्वरी को विधानसभा तक पहुंचाता है। हालांकि उसके बाद
तमाम तरह का आकलन, तमाम तरह का अनुमान वहाँ लगे। बताया गया कि थोड़े समय जो बीच में सक्रियता नहीं रही, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। कुछ बताते हैं कि आपसी फूट के ये परिणाम थे। मगर जब जब नारायण सिंह भाटी का जिक्र आता है, तब तक इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि एक सहज, सरल, सौम्य, मिलनसार चेहरा हम सभी के सामने आ जाता है। और जब जब उनके जिला प्रमुख के चुनाव का जिक्र होता है, जिसमें कि उन्होंने एक बड़ा उलटफेर करते हुए भारतीय जनता पार्टी से वो पद छीन लिया था, तो एक प्रभावी नेता और सक्रियता का भी जिक्र होता है। तो 2018 का चुनाव हारने के बाद उन्होंने जिला मुख्यालय पर लगातार सक्रिय रहते हुए लोगों से मेलजोल बनाए रखा। हालांकि वो उपचुनाव में भी पुनः यहाँ से दावेदार थे, मगर उन्हें इस बार अवसर नहीं मिला। अब आगे आने वाले चुनाव में वो उनकी क्या भूमिका रहती है, वो चुनाव लड़ते दिखाई देंगे, चुनाव लड़ाते दिखाई देंगे। ये तमाम सत्ता के जो समीकरण हैं, ये जो राजनीतिक समीकरण है, उनको लेकर ये पन्ने अभी खोलना नहीं चाहते हैं, अभी अपनी बाजी को पूरी तरह से सभी के सामने बताना नहीं चाहते हैं, मगर दावेदार हैं और यकीनन दावेदार है। और ये पूर्व प्रत्याशी है, तो अगला नाम भी एक पूर्व प्रत्याशी का ही हम आपके सामने लेके आ जाते हैं। और इनका नाम जब जब आता है, और कहते हैं ना, राजनीतिक चर्चाएं बड़ी आम हो जाती है। लोग बैठकर राजनीतिक चर्चाएं आजकल गली के मोहल्ले नुक्कड़ सभी जगह करते हैं, और उन राजनीतिक चर्चाओं में एक पंक्ति रह रहकर आती है, नहीं नहीं बापू इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी हाँ, बापू के नाम से उनको जाना जाता है, और नाम होता है तनसुख बोहरा। अभी जब हाल ही में किरण माहेश्वरी के निधन के बाद ये सीट रिक्त हो गई थी, और यहाँ ये समझना भी ज़रूरी होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर कितनी मजबूत है कि प्रदेश भर में गहलोत सरकार ने जितने भी उपचुनाव लड़े, उसमें राजसमंद एकमात्र ऐसी विधानसभा है जहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतने में सफल रही। आप समझ सकते हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूत है। मगर मजबूत वो उपचुनाव भी था, क्योंकि उसमें कांग्रेस ने वास्तविकता में एक अपना बड़ी मजबूत दाव खेला था। तनसुख बोहरा बड़े अच्छा चुनाव लड़े, बड़े बेहतरीन चुनाव लड़े। हालांकि हार जब उनकी हुई 5000 के मामूली अंतर से वो हार गए, मगर लोग बताते हैं कि इस हार में भी थोड़ा सा उनका राजनीतिक जो अनुभव नहीं होना वो कहीं ना कहीं एक कारण बनता है। मगर वास्तविकता ये भी है कि तनसुख बोहरा नाम से भी कई वोट कांग्रेस की उस मत पेटी में आए होंगे, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। एक बड़ा ही जाना माना चेहरा, हालांकि गत चुनाव से पहले तक बड़ा ही गैर राजनीतिक चेहरा, सभी राजनीतिक दलों से बड़े मधुर संबंधों वाला चेहरा। हालांकि उस मधुर संबंध अभी भी बताते हैं कि मेरे सभी से अच्छी बनती है। कांग्रेस का सिपाही हूँ, मगर संबंध सभी जगह अच्छे हैं। तो ये अच्छे संबंध क्या कांग्रेस एक बार पुनः 2023 के दिसंबर में भुनाने की कोशिश करेगी? ये अपने आप में बड़ा ही एक रोचक रहने वाला है। और जब जब तनसुख जी से कोई भी बात करता है, कहा जाता है कि तनसुख जी अमूमन सभी को ये कहते हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। हालांकि कुछ एक दूसरे लोगों को खबरें ये आती है कि कुछ एक भाजपा के लोगों को कहते हैं कि अरे यार लड़ सकता हूँ। तो ये थोड़ा सा वो एक उनका एक रोचक रूप उस बातों में दिखाई देता है। मगर हमने भी कई बार बातें की और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि अरे भैया, अगर कहीं कोई दावेदारों की सूची बनाओ ना, तो मुझे तो उसमें भी मत रखना, मैं तो अपना नाम कहीं चाहता ही नहीं हूँ। अब एक चुनाव लड़ना था, लड़ लिया, परिणाम जो भी हुआ स्वीकार है, इससे आगे राजनीतिक पारी नहीं खेलनी है। मगर इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस के लिए एक ये मास्टर की हो सकते हैं। अब वो मास्टर की आगे आने वाले विधानसभा में, इस विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के लिए विजय के द्वार खोलती है या नहीं खोलती है, खोलने के लिए रजामंद होते हैं नहीं होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। मगर यकीनन तनसुख बोहरा एक चेहरा कांग्रेस की तरफ से कद्दावर हैं। और इन तीन चेहरों के बाद अब थोड़ा सा और आगे सूची को बढ़ाते हैं, और इस पूरी सूची का एकमात्र महिला चेहरा, और वो महिला चेहरा भी जब जब हम जिक्र करते हैं, जब जब हम उनके बारे में कुछ अनुमान आकलन करते हैं, तो ऐसा लगता है कि शायद कांग्रेस उनकी योग्यताओं का पूरा लाभ ले नहीं पाई। नाम होता है आशा पालीवाल। राजसमंद से पूर्व सभापति रही है, बड़ा ही बेबाक उनका व्यक्तित्व है। हालांकि बताया जाता है कि जब वो सभापति थी तब उनके पति प्रदीप पालीवाल, जो कि कांग्रेस के बड़े ही वरिष्ठ नेता थे, उनका एक प्रभाव लगातार चला है। मगर उस प्रभाव के बीच में भी लोग उस वक्त भी ये बातें करते थे कि बोलने में अच्छी है आशा जी, चीज़ों को समझती है, राजनीतिक समझ भी रखती है। हालांकि पारिवारिक रूप से कुछ बड़े दुखद हादसे इन्होंने हालिया कुछ सालों में झेले हैं, मगर जिस प्रकार की उनकी राजनीतिक सक्रियता है, जिस प्रकार से उनका राजनीतिक प्रभाव है, जिस प्रकार से उनकी राजनीतिक पकड़ है और जैसा उनका व्यवहार है, अगर ये तमाम समीकरण जोड़े जाएं तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस
अगर कहीं कोई मानस बनाए कि महिला चेहरा कांग्रेस की तरफ से दावेदारी करे तो फिर ये एक प्रबल नाम यकीनन बन जाता है। तो हो सकता है कि आगे आने वाले चुनाव में अगर कांग्रेस आशा पालीवाल के रूप में भी एक दावेदार आगे लेकर आए, यह भी हो सकता है कि उस चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए। और इस सूची का जो अगला चेहरा, और ये अगला चेहरा जब इन दिनों हमसे मिलते हैं तो बड़ी मुस्कुराहट के साथ मिलते हैं। और अगर मैं कहूँ कि एकमात्र ऐसा चेहरा है, क्योंकि जब कांग्रेस के दावेदारों की एक लंबी सूची है, मगर उनसे जब बात करते हैं तो कुछ बड़े गोलमोल जवाब देते हैं, कुछ अनमने दिखाई देते हैं, कुछ स्वीकार तो करते हैं अकेले में कि हाँ लड़ना चाहता हूँ, मगर जब सार्वजनिक रूप से बात होती है तो बातों को गोलमोल करते हैं। मगर ये अगला चेहरा जो है वो बड़े स्पष्ट रूप से, चाहे अकेले हैं चाहे सार्वजनिक, बड़े स्पष्ट रूप से ये कहता है कि जी हाँ, मैं आगे आने वाले चुनाव में कांग्रेस की तरफ से दावेदार हूँ। नाम होता है शांतिलाल कोठारी। जी हाँ, राजसमंद से पूर्व प्रधान रह चुके हैं, राजनीति का लंबा चौड़ा अनुभव है, ग्रामीण राजनीति की बड़ी बारीक समझ है, बड़ी सफलताओं के साथ उन्होंने ग्रामीण राजनीति की है। अपना जो क्षेत्र है उनका, जो कनावदा और वो जो पूरा बेल्ट है, वहाँ इनकी पकड़ भी है, प्रभाव भी है, जिला मुख्यालय पर इन दिनों भागदौड़ भी है, और जैसा कि मैंने कहा कि बड़े स्पष्ट शब्दों में दावेदार भी है। हाल ही में कांग्रेस की एक बड़ी जिम्मेदारी इनको मिली। इन दिनों कांग्रेस के तमाम कार्यक्रमों में देखे जाते हैं लोग, इनको जब मिलते हैं तो एमएलए साहब भी कहना लोगों ने शुरू कर दिया है, और उस अभिवादन को बड़ी मुस्कुराहट के साथ ही स्वीकार करते हैं। साथ ही कहते हैं कि मैं बड़े नेताओं का दावेदार नहीं हूँ, मैं कार्यकर्ताओं का दावेदार हूँ, मैं कार्यकर्ताओं के हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ, इसीलिए दावेदार हूँ। तो ये तमाम बातें तो वो करते हैं। अब इन बातों को पार्टी कितनी गंभीरता से लेती है, ये देखने वाली बात होगी। ये खुद अपनी दावेदारी को दिसंबर आते आते कितना मजबूत कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। मगर हाँ, इस बात में कोई दोहराए नहीं कि ग्रामीण क्षेत्र से आने वाला ये चेहरा अपने आप को एक दावेदार के रूप में धीरे 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 आगे बढ़ा रहा है। और शांतिलाल कोठारी के बाद एक और ऐसा चेहरा, जो हालांकि रहते जिला मुख्यालय पर हैं मगर राजनीति ग्रामीण अंचल के करते हैं, और ग्रामीण अंचल से भी एक ऐसे क्षेत्र से उन्होंने अपनी सीट निकाली है जिस क्षेत्र को कहा जाता है कि प्योर भाजपा। जी हाँ, जिला परिषद के जो हालिया चुनाव हुए थे, उनकी पत्नी जिला परिषद मेंबर बन के आई, जिला प्रमुख पद के लिए दावेदारियों की दौड़ में थी, और वो क्षेत्र जो माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से बड़े अनुकूल था, वहाँ से भी अपनी सीट निकाल कर लाने वाले महेश प्रताप सिंह लखावत हमारी इस सूची के अगले दावेदार हैं। और इन दोनों जब बात करते हैं थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हल्की फुल्की कुछ नाराजगियाँ हैं, कुछ अनमने हैं, कुछ खिन्न हैं। मगर जैसे जैसे राजनीति आगे बढ़ती है ना, वो जब समीकरण उलझने और वापस बुनने का दौर आता है, उस दौर में चीज़ें बड़ी बदलती है। तो ये जो अभी का जो वातावरण है, अभी के जो माहौल की एक चुप्पी है, हो सकता है उस वक्त ये चुप्पी टूटे। इस चुप्पी के बाद दावेदारियों की दौड़ में ये हमें नज़र आए। पिछली बार भी जब ये उपचुनाव हुआ था तब भी खबरें ये हैं कि चुनाव लड़ना चाहते थे। हालांकि जब हमने इनसे कहा था कि हम दावेदार के तौर पर आपसे बात करना चाहते थे, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे भी दावेदार मत बनाइए। मगर फिर भी हमने इनका इंटरव्यू लिया था, और इंटरव्यू में इन्होंने कहा था कि अगर पार्टी अवसर देगी तो हम बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। कमोवेश स्टैंड उनका इस बार भी यही रहने वाला है। खुलकर अपने पत्ते नहीं खोलेंगे, मगर हाँ ये जरूर कहेंगे कि पार्टी अवसर देगी तो बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। अब पार्टी अवसर देती है या नहीं देती है, मगर हमारी इस दावेदारी की दौड़ में बाकायदा महेश प्रताप सिंह भी एक मजबूत नाम होता है। और इस सूची के आगे के जो दो नाम हैं, वो दो नाम ऐसे हैं जो जिला मुख्यालय पर अपना एक अच्छा प्रभाव रखते हैं, कद्दावर हैं, और पिछले कुछ समय से लगातार दावेदारी की इस दौड़ और होड़ में बने हुए हैं। और इसमें जो पहला चेहरा है जो लगातार कई सालों से, कई बार से दावेदारी करता है, वो है सुंदर कुमावत। जी हाँ, सुंदर जी कुमावत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, अपने समाज में बड़े सक्रिय नेता है, सामाजिक कार्यक्रमों में सक्रिय रहते हैं, सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहते हैं, और कुमावत समाज से आते हैं। हालांकि माना यह जाता है कि कुमावत जो वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज़्यादा खड़ा दिखाई देता है, परंतु उनकी एक अच्छी खासी तादाद है। और सुंदर जी लंबे समय से कांग्रेस से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये बड़ा ही एक स्पष्ट मानना है कि इस बार भी जब दावेदारियों का दौड़ शुरू होगी तो उसमें सुंदर जी कुमावत इस दौड़ में दौड़ते दिखाई देंगे। अब ये दौड़ एक बार पुनः वो दौड़ कर इस बार वो प्रथम स्थान की तरफ आ जाते हैं, पोडियम पर सबसे ऊपर खड़े रहते हैं, या फिर हमेशा की तरह उस दौड़ में थोड़े पिछड़ जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। मगर हाँ,
कांग्रेस की तरफ से दावेदारियों का क्रम सुंदर जी कुमावत तक भी पहुंचता है। और एक ऐसा नाम जो बड़ी क्या कहते हैं देसी दावेदारी है, मैं कहूँ ना, बड़ी देसी तरीके से दावेदारी होती है, बड़ी ठसके के साथ कहते हैं हाँ दावेदारी तो करनी चाहिए, करूँगा, पार्टी अवसर देगी तो लड़ूंगा और अच्छा चुनाव लड़ूंगा। हालांकि पार्टी के कार्यक्रमों में अपने क्या कहते हैं कभी कभार दिख जाते हैं, कभी कभार नहीं दिखते हैं, अमन चौपाटी पर बतियाते लोगों से चर्चाएं करते नज़र आते हैं। और हमारी सूची में सुंदर जी कुमावत के बाद जो अगला नाम होता है वो होता है भगवत गुर्जर। जी हाँ, ये जो तमाम बातें मैं बता रहा था कि जो चौपाटी पर दिख जाते हैं, बड़े ठसके के साथ अपनी दावेदारी जताते हैं, वो दावेदार होते हैं भगवत गुर्जर। और राजसमंद विधानसभा में गुर्जर वोट बैंक का भी एक अच्छा खासा प्रभाव है। और ऐसी स्थिति में भगवत गुर्जर लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से इनका नाम आगे बढ़ाया जाए, इनको अवसर दिया जाए। और जब जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि ये दो नाम जो सुंदर जी के बाद भगवत जी, ये दो नाम लगातार कुछ एक उपचुनाव से पहले के जो मुख्य चुनाव उसमें अपनी दावेदारी करते रहे हैं। उनकी इच्छा रही है कि उनको पार्टी अवसर दे और चुनाव लड़े। उपचुनाव के समय भी इन्होंने बड़ी मजबूत दावेदारी की थी और हमने उस वक्त भगवत गुर्जर से बात भी की थी। उन्होंने कहा था कि बिल्कुल चुनाव लड़ना चाहता और हम चाहते हैं कि इस बार पार्टी नए चेहरे को अवसर दे। हालांकि उपचुनाव में पार्टी ने नए चेहरे को अवसर दिया, मगर उनका नाम भगवत गुर्जर नहीं होकर तनसुख बोहरा था। मगर इस बार ये जरूर चाहते हैं कि इस बार जो पार्टी के प्रत्याशियों की जो सूची खुले और जहां राजस्थान के तमाम प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो, तो वो चाहते हैं कि राजसमंद से जो घोषणा हो उस घोषणा में कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम भगवत गुर्जर निकले। अब ये तो आगे आने वाले देखने वाली बात होगी कि ये सच होता है या नहीं होता है। मगर इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ग्रामीण अंचल के बड़े प्रभावी नेता है, जेके से लंबे समय तक जुड़े रहे हैं, उन यूनियन को बड़ी करीब से देखा है, ग्रामीण अंचल की राजनीति करते हुए ग्रामीणों से भी लंबे समय से जुड़े रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक कोशिश वो इस बार भी जरूर करेंगे कि पार्टी उनके नाम पर थोड़ी गंभीरता से विचार करे। और उस नाम के बाद, और मैं बता दूं आपको, जो सूची चल रही है ना, तो मैंने शुरू में वरिष्ठ नाम कुछ लिए हैं 3 4 5, उसके बाद की सूची ऐसी है कि जो कुछ दावेदार लगातार इस सूची में रहे हैं उनका जिक्र किया है। और यहाँ से अब सूची वो वहाँ चालू होती है जो युवा चेहरे हैं और चुनाव लड़ना चाहते हैं, उस सूची की तरफ जाते हैं। और इन सूची में कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है, इससे इस बात का आकलन बिल्कुल भी नहीं लग सकता है कौन प्रबल दावेदार है। और कांग्रेस के लिए खुला मैदान है। यहाँ से आज हम ये जो एपिसोड बना रहे हैं, जून का महीना है, जब तक आप तक आएगा ये एपिसोड उसके बाद भी तकरीबन 6 महीने रहेंगे। तो 6 महीनों की दौड़ अच्छे से दौड़ने में जो सफल हो जाएगा वो टिकट ले जाएगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो ये सूची अब थोड़ी सी आगे बढ़ाएं हम, और आगे बढ़ाने के बाद जो पहला नाम निकल कर आता है वो होता है दिग्विजय सिंह राठौड़। और इस पूरी सूची में ये दूसरी बार राठौड़ शब्द का इस्तेमाल किया है। सूची की शुरुआत जब हुई थी तो मैंने कहा था हमारे जो पहले दावेदार है हरि सिंह राठौड़, उसके बाद ये दूसरे राठौड़ आए हैं और ये हरि सिंह जी के सुपुत्र हैं। दुर्गा बना इनको बड़े प्रेम से बड़े प्यार से कहा जाता है, इस नाम से वो बड़े जाने पहचाने हैं। और लगातार जितना मुझे याद है उपचुनाव में भी थोड़ी इनकी इच्छा थी, मगर उससे पहले 2018 जो चुनाव नारायण सिंह भाटी ने लड़ा, उस चुनाव में इन्होंने बड़ी मजबूत तरीके से अपनी दावेदारी की थी। जहाँ जहाँ पार्टी के कार्यक्रम हुए थे उन कार्यक्रमों में अपने युवा साथियों के साथ बड़े ही एकदम लवाजमे के साथ, बैनर तख्ती और पोस्टर्स के साथ, नारों जयकारों टोपी और तमाम ये जो राजनीतिक होते ना इक्विपमेंट्स सभी का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपनी दावेदारी जताई थी। हालांकि दावेदारी की उस दौड़ में वो आगे नहीं बढ़ पाए थे, परंतु इस बार ऐसा लगता है कि पुनः एक बार दावेदार के रूप में सामने आएंगे। हालांकि अभी हाल ही में जो थोड़े समय पहले पंचायती राज के चुनाव हुए थे उसमें उनका एक परिणाम उनके लिए थोड़ा सा प्रतिकूल रहा था। उसके बाद राजनीतिक रूप से थोड़ा सा कम सक्रिय है पहले की तुलना में, परंतु एक बड़े ही जाने माने राजनीतिक परिवार से आते हैं, केलवा से आते हैं। केलवा जब केलवा का जिक्र आता है तो कहा जाता है कि राजसमंद विधानसभा में राजनीति की नब्ज केलवा से ज़्यादा कोई नहीं जानता है, क्योंकि केलवा ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को ही मतलब बड़े ही कद्दावर नेता दिए हैं। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो अपने आप में एक दावेदारी मजबूत हो जाती है। तो राजनीतिक परिवार
केलवा क्षेत्र के निवासी। और ये अमूमन जब जब नाम आते हैं ना, जो ये ऊपर की जो पट्टी होती है जो केलवा से लेकर पिपड़ा तक चलती है, उसके बाद जिला मुख्यालय और उसके बाद फिर हम नीचे की तरफ चलते हैं जहाँ पर रेल मगरा बेल्ट के काफ़ी गांव आते हैं। तो ये ऊपर की पट्टी से जब जब आते हैं तब अपने आप में उसका भी एक अलग प्रभाव होता है, तो उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि दिग्विजय सिंह इस बार चुनाव में अपनी दावेदारी करते हैं या नहीं करते हैं, और करते हैं तो कितनी मजबूती से करते हैं। और ये तय है कि अगर वो दावेदारी करेंगे तो वो प्रबल दावेदारों की सूची में बड़ी शीर्ष वाली स्थितियों में रहने वाले हैं। अब यहाँ से आगे चलते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ग्रामीण अंचल घूम के आ गए हैं, तो अब आ जाते हैं वापस जिला मुख्यालय पर। और जिला मुख्यालय पर अशोक टांक, जी हाँ अशोक टांक, राजसमंद नगर परिषद के सभापति अशोक टांक। जब जब हम इनसे बातें करते हैं तो बड़े मुस्कुराते हुए, जैसे एमएलए की बातें आती, बड़ी मुस्कुराते हुए मना करते हैं, मगर वो जो मुस्कुराहट होती ना, उस मुस्कुराहट के अपने मायने होते हैं। वो मुस्कुराहट उनकी उस मना के साथ जाती हुई दिखाई नहीं देती है। उस मुस्कुराहट में से कुछ हाँ निकल कर आते हैं और वो हाँ ये बताते हैं कि हाँ चुनाव लड़ने की मर्जी तो है। और आखिर एमएलए अपने आप में, विधायक अपने आप में इतना प्रभावशाली पद है। और ये दौड़ थोड़ी इसलिए भी अब और ज़्यादा रोचक हो रही है। उसका एक कारण और बताऊँ मैं आपको कि हालांकि राजस्थान में 5 साल आप वाली स्थिति रहती है, मगर अशोक गहलोत ने गत कुछ महीनों से इस चुनाव को बड़े रोचक बना दिया है। और आगे आने वाली स्थितियों में अगर सारी चीज़ें ठीक ठाक चलती है तो राजस्थान एक बड़ा ही रोमांचक चुनाव देखने वाला है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के तमाम चेहरे कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी इस दौड़ में मजबूती से बने रहे, ताकि विधानसभा का एक बड़ा नेता बनने का हमारे पास अवसर हो। तो उस अवसर की तलाश में अशोक टांक भी है। अशोक टांक भी नगर परिषद क्षेत्र में इसलिए प्रभावी है क्योंकि राजसमंद नगर परिषद का जो मामला है उसमें बताया जाता है कि हालांकि बीच में आशा पालीवाल चेयरमैन जरूर है, मगर उस वक्त भी बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का था। तो लंबे समय बाद एक बताया जा रहा है कि तकरीबन 27 साल बाद कांग्रेस का यहाँ बोर्ड बना है। और उस बोर्ड बनने के पीछे जो बातें बताई जाती है, उन बातों में ये बड़ी मजबूती के साथ कहा जाता है कि कई भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस चुनाव में अपना मन बदला और वो पलटकर कांग्रेस की तरफ आए। और उस कांग्रेस की तरफ, जो भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस की तरफ आने की यात्रा का जो एकमात्र कारण था, उस कारण का नाम होता है अशोक टांक। तो ऐसी स्थिति में जिला मुख्यालय से ये नाम उखर बड़ी सुर्खियों के साथ हैं, बड़ी मुखरता के साथ सामने आता है। हालांकि इनका जो कार्यकाल है उसमें अभी इन्होंने बिल्कुल उस तरह से तो नहीं चलाया है जैसा कि चलना चाहिए था। उसमें काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हैं, उतार चढ़ाव हैं, मगर थोड़े बहुत उतार चढ़ाव को मेंटेन करते हुए अगर ये दावेदारी करते हैं तो ये भी एक प्रबल दावेदार हो सकते हैं। और सूची का अगला नाम, और अगला नाम जब जब मेरे माध्यम से पहुंचता है तो लोग मुझे कहते हैं कि आपने तो टिकट फाइनल कर दिया है, मगर वास्तविकता ये है कि, हालांकि मैं बड़े स्पष्ट बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस आज तक किसी ने मुझसे पूछ के कोई टिकट नहीं दिया है, मगर मैं बड़े स्पष्ट तरीके से बता दूं कि हम लोग वही दिखाते हैं जो वातावरण में हो रहा होता है। जो वातावरण में, माहौल में ज़्यादा सक्रिय होगा वो ज़्यादा दिखेगा, जो कम सक्रिय होगा वो कम दिखेगा। तो सक्रियता की इस दौड़ में और इस होड़ में जो सबसे ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरने वाला इन दिनों का चेहरा है, उनका नाम होता है आदित्य प्रताप सिंह चौहान। जी हाँ, जैसा इनका भारी भरकम नाम है वैसा ही इनकी कदकाठी है और बड़ी प्रभावशाली तरीके से इन दिनों अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं और रेल मगरा प्रधान की इन दिनों वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और इनके नाम के लेकर जब शुरू में नाम आना शुरू हुआ था, जब हमको भी थोड़ा बहुत लगा कि हाँ ये एक चेहरा भी शायद कांग्रेस की तरफ से हो सकता है। इनसे भी जब दावेदारों की बात करते हैं तो ये कहते हैं अरे नहीं मैं नहीं, ये दावेदार है, वो दावेदार है, ये दावेदार है। मगर कहा ना, कुछ चीज़ें, मुस्कुराहटें कई बार, चेहरे के हाव भाव कई बार अलग बोलते हैं। तो इनके भी वो चेहरे के हाव भाव हमें बड़े स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जी हाँ, चुनाव तो ये भी लड़ना चाहते हैं। और कभी कभार बात होती है जब ये स्वीकार करते हैं कि हाँ चुनाव अवसर देगी तो लड़ेंगे पार्टी, तब साथ में एक लाइन और जोड़ता है कि अवसर अगर देगी पार्टी तो चुनाव लड़ेंगे, और वो चुनाव बड़े ज़बरदस्त तरीके से लड़ेंगे। और वो ज़बरदस्त तरीका क्या होने वाला है ये हमें नहीं पता है, मगर हाँ ये तय है कि युवाओं का अच्छा खासा समर्थन इनको प्राप्त है, अपने क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय हैं। और बताया जाता है कि जो मेवाड़ के कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं उनके गुड लिस्ट में भी हैं। हालांकि ये जो उससे पहले के जो मैंने सारे के सारे आपको नाम बताए उसमें से अधिकांश या तो जिला मुख्यालय के हैं या फिर जो मैंने ऊपर की पट्टी बताई आपको, पड़ासी से लेकर पिपड़ा तक की, उस क्षेत्र से आते हैं। मगर ये एक नाम ऐसा है जो इस नीचे वाली जो पट्टी है, जो रेल मगरा क्षेत्र की होती है, जिसमें कि
झुंडा तक का, गिलुंड तक का एरिया है, कूरच और कुंवारिया, ये तमाम एक बड़ा बेल्ट है, ये नाम उस क्षेत्र से आता है। तो अब इनके सामने एक ये चुनौती रहेगी कि आने वाले समय में अगर अपने आप को दावेदार के रूप में अगर बिल्कुल आगे की होड़ और दौड़ में लाना है, तो फिर जिला मुख्यालय पर अपना प्रभाव किस प्रकार से बनाने की कोशिश करेंगे और उस जिला मुख्यालय के प्रभाव को फिर आगे वो पड़ासली और पिपड़ा वाली पट्टी तक कैसे लेकर जाएंगे। हालांकि इन्होंने अभी थोड़े दिनों पहले एक पैदल यात्रा की थी, जो कि उनके गांव कोटड़ी से लेकर नाडोल आशापुरा माताजी तक गई थी, और उसमें उनको लेकर बड़ी सुर्खियाँ मिली थी उस यात्रा में। उनका जो नाम वो चाहते थे कि मेरा नाम इस पूरे विधानसभा क्षेत्र तक लोगों तक पहुँचे, तो उस यात्रा के माध्यम से उन्होंने उस नाम को पहुँचाने की एक बड़ी कोशिश की थी और उसमें काफ़ी हद तक सफल भी रहे थे। अब ये सफलताओं के जो बिंदु हैं, ये किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ते हुए उस टिकट तक पहुँचेंगे, ये देखने वाली बात होगी। मगर इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आदित्य प्रताप सिंह आने वाले चुनाव में एक बड़ा चेहरा हैं, और इनके चेहरे होने के पीछे की जो थोड़ी बहुत और भी अगर राजनीतिक हम परिस्थितियों को देखें, तो वो राजनीतिक परिवार से आते हैं। इनके दादाजी पूर्व विधायक रह चुके हैं मावली से, तो राजनीतिक अनुभव है, राजनीतिक परिपाटी वाला परिवार है, युवा है और चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक कांग्रेस के क्या कहते हैं दावेदार वाला एक बिल्कुल एक परफॉर्मा तैयार हो जाता है। अब उस परफॉर्मे के बाद उनको कितना आजमाया जाता है वो देखने वाली बात होगी। मगर ये जो तमाम दावेदार हैं, इनमें से काफ़ी कुछ बड़े अनुभवी हैं, काफ़ी कुछ ऐसे भी हैं जो इस बार अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, और एक नाम ऐसा भी है जो हालांकि खुलकर कहीं नहीं कहता है कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, मगर पार्टी के तमाम कार्यक्रमों में दिखाई देते हैं, पार्टी के कार्यक्रम में स्टेज पे से अपना उद्बोधन देते हैं, पार्टी के लोगों से लगातार संवाद करते हैं। हम लोग भी जब मिलते हैं तो बड़ी मुस्कुराते हुए हमें हाय हेलो हो ही जाता है। ये कुछ संकेत मिले तो मुझे लगा एक दावेदार तो ये भी है। और जब उनसे बात हुई, थोड़ी सी चीज़ें मैंने उनके बारे में इधर उधर से बटोरी, तब बड़ी रोचक तथ्य निकल कर आए। तो हमारी इस सूची का जो आखिरी नाम निकल कर आता है वो नाम होता है देवेंद्र कछारा। जी हाँ, कांग्रेस परिवार से हैं, बड़े लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए रहे हैं। और जो इस सूची का तीसरा नाम और जो राजसमंद विधानसभा के पिछली बार के प्रत्याशी कांग्रेस के तनसुख बोहरा, इनके साथ पारिवारिक संबंध है। और बताया ये भी जाता है, कितना सही कितना गलत ये मुझे नहीं पता, मगर बताया ये भी जाता है कि पिछली बार जब उपचुनाव में तनसुख बोहरा का नाम चल रहा था, तनसुख जी कुछ समय के लिए थोड़ा सा इस चुनाव को लेकर अनमने थे, उनका था कि मैं नहीं लड़ूंगा, तब उन्होंने अपनी तरफ से जो नाम आगे बढ़ाया था वो नाम भी बताया जाता है कि देवेंद्र कछारा था। अब राजनीतिक गलियारों में ये खबरें हैं, अब कितनी सही कितनी गलत ये मुझे नहीं पता, परंतु हाँ एक खबर बिल्कुल सही है, वो ये कि दावेदार के तौर पर देवेंद्र कछारा अगला चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं है, और क्योंकि ये नाम अमूमन चर्चाओं में से निकल कर आया नहीं है। ये थोड़े से मैंने जो अपने आकलन देखे, जो इनके राजनीतिक रूप से इनकी सक्रियता देखी, उससे मुझे अंदाज़ा हुआ। और उसके बाद फिर उस दृष्टिकोण से जब मैंने देखना चालू किया, उस दृष्टिकोण से मैंने सोचना चालू किया, कुछ लोगों से बातें हुई, उनसे कुछ बातें जुटाई, तब पता चला कि जी हाँ, 2023 दिसंबर में कांग्रेस की दावेदारियों का जो दौर चलेगा, उस दौर में जो पुरजोर जोर लगाया जाएगा, तो उन जोर लगाने वाले चेहरों में एक नाम देवेंद्र कछारा भी होने वाला है। बड़ी साफ़ सुथरी और बड़ी बेदाग छवि का व्यक्तित्व, राजसमंद जिला मुख्यालय पर अमूमन सभी से परिचित, बड़ी संपन्न परिवार से आते हैं। और जो मैंने केलवा से आप इनके संबंध बताई दिए, तो और भारतीय जनता पार्टी अमूमन कहते हैं कि जैन महेश्वरी ये थोड़ा सा इनका अभी ये एक सीट के तौर पे प्रभाव रहा है। तो कांग्रेस ने पिछली बार जैन कार्ड खेला था, यहाँ जैन टिकट बांटा था। तो अगर जातीय समीकरण को देखें और ऐसा लगे कि हाँ इस बार भी वैसा ही कुछ सोचते हुए टिकट वितरण करना है, तो फिर ये एक नाम और ज़्यादा प्रबल हो जाता है। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा एक नया नाम था, मगर जब इन पे थोड़ा सा हमने रिसर्च किया तो ये नया नाम नया होने के साथ मजबूत भी है। तो ये हमने कोशिश की है कि आज आपके पास कांग्रेस के तमाम चेहरे पहुंचाए जाए, और इसी के साथ हमारी ये सूची दावेदारियों की जो पूरी दौड़ है, दावेदारियों की पूरी लिस्टिंग है, इसमें अब सिर्फ और सिर्फ एक एपिसोड बचा है, और वो एपिसोड होता है भारतीय जनता पार्टी के राजसमंद विधानसभा के चेहरे। वो भी हम आप तक जल्दी लेकर आएंगे।
हालांकि भारतीय जनता पार्टी के चेहरे इतने ज़्यादा जोर शोर से मार्केट में दौड़ रहे हैं, अपनी पूरी उन्होंने तैयारियाँ इतनी ज़ोरदार तरीके से कर रखी कि सभी नाम पहुंच चुके हैं, मगर हम कुछ और निकाल कर लाएंगे और उसके बाद 1 या 2 महीने बाद कोशिश ये भी करेंगे कि इन सारी सूचियों को वापस फ़िल्टर करें। ये जो नाम 8-8, 10-10 नाम हमने लिए हैं, ताकि एक बार आपके पास सभी चेहरे पहुंच जाए, उनको थोड़ा सा लिमिटेड करेंगे, 2-2, 3-3 नाम हम आप तक पहुंचाएंगे और कुछ और भी ऐसे राजनीतिक कार्यक्रम हम आप तक लेकर आएंगे जिसमें कि जनता से सीधा जुड़ा जाएगा, उनकी राय भी जानी जाएगी, उनके मन में क्या चल रहा है वो भी समझा जाएगा। मगर आज हम ये कांग्रेस के चेहरे आप तक लेकर आए हैं। आपको लगता है कि अगर इसके अलावा भी कुछ और निकल कर आता है, हमें ज़रूर बताएं और आगे आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के दावेदार कौन हो सकते हैं वो भी हमें बताएं। आपके अगर कुछ ऐसे नाम निकल कर आएंगे तो उनको भी हम सूची में स्थान देने की कोशिश करेंगे। बाकी तो आपको पता ही है कि चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, क्योंकि तकरीबन आधे घंटे से मैं लगातार बोल रहा हूँ और ये आपके लिए बोल रहा हूँ। इस मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।